फ्राइडे को फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी बरामद हुई है एक प्लॉट के अंदर से, उनकी शिनाख्त कर लो। जब हम शिनाख्त करने में लड़की को लेकर पहुंचे, अपने इस लड़के को लेकर गए तो हमने देखा टांगों में लोवर था, पैर गायब थे, सर मुंह सीना सब गायब था, एक लेफ्ट हैंड था बस, जिसको हमारी लड़की लोवर देख के पहचान लिया कि ये मेरा ही आदमी है, आरिश नाम है इसका। 3 तारीख को एक बच्चा आता है रात में मेरी दादी के घर पे, मतलब आरिश की बुआ के घर के दीदी, वहाँ से एक जहाँ से भैया की गाड़ी मिली थी वहाँ से लाश मिली है, तो शायद वो भैया ही है और उसकी लाश का जो है सड़ नहीं है। कोई फॉरेंसिक टीम ने कुछ नहीं करा है। लाश उठाकर भी हमने जो रखी है गाड़ी के अंदर, मेरे ससुर ने रखी है। पुलिस वाले हरेंद्र मुझसे वहाँ पर बोलते हैं, मैं उनसे कहती हूँ सर मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी कोशिश कर लो, शायद अगर मरे हुए भी होते तो मुझे पूरे तो मिल जाते, मेरे हस्बैंड में उनका चेहरा तो देख लेती कम से कम। तो बोलते हैं गुड़िया हमें भी नहीं पता था इतना सब हो जाएगा। मैंने कहा मैंने आपसे बोला था ना कि आप शायद क्या मतलब मरने का इंतजार कर रहे हो आप उनका। नो एनी एक्शन हैज बीन टेकन बाय देम एट ऑल। पुलिस ने मुस्तैदी से काम नहीं लिया। पुलिस ये कहती है देख रहे हैं, देखेंगे। हमारी लड़कियां थाने में कभी 3 बार आदमी गए लोग परेशान हूँ 10 महीने का, मेरा बच्चा देख लो, कहले खुद देख ले। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आया है, जहां पर 13 दिन से एक युवक लापता होता है और 13वें दिन सोनिया विहार के खाली प्लॉट के अंदर उसकी लाश बरामद होती है। और आप सोचिए, लाश पूरा जो शव है वो बरामद नहीं होता, अलग अलग टुकड़ों में बरामद होता है। उसका धड़ अलग होता है, सर अलग होता है, हाथ और पैर अलग होते हैं, हाथों की उंगलियां काट दी जाती है। इस हालत में उस खाली प्लॉट से 13 दिन बाद उस युवक का शव बरामद होता है। कहीं ना कहीं अपने आप में ही ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है कि 13 दिन तक लापता युवक को पुलिस ढूंढ नहीं पाती और 14वें दिन उसकी लाश बरामद होती है। आखिर कौन थे वो युवक, कौन थे वो अपराधी जिन्होंने उस युवक की ऐसी हालत कर दी, और आखिर क्या दुश्मनी थी और ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर ये पूरी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, जिसमें खाली प्लॉट के अंदर लाश बरामद होती है और दिल्ली पुलिस 13 दिन के अंदर भी उस युवक को नहीं ढूंढ पाती। इस वक्त उनके परिवार के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा हुआ था कि वहाँ से फ़ोन आया था, बहन मतलब वहाँ से जो रिलेटिव्स हैं उनका फ़ोन आया था कि आप यहाँ पर आकर देख लो, कुछ बॉडी मिली है, लगता है शायद हो सकता है कि उनकी हो। तो जब यहाँ से गए हैं देखने के लिए, वो भी पुलिस ने नहीं बताया, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, आम वहाँ के मतलब जो रहने वाले हैं आसपास के, कोई बच्चा था उसने देखकर बताया कि आप जाकर देखो। फिर जब वहाँ पर देखने गए तो उनको लगा कि शायद ये वही है। फिर उन्होंने मेरी बहन को बुलाया, वो यहाँ पर थी हमारे घर में तो आई हुई थी। तो जब वो देखने गई है तो उसने देखा, उसने कहा ये वही है, मेरा ही हस्बैंड है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, सबसे बड़ी बात, जब उनको बता दिया पुलिस को यहाँ से शव मिला है, इस तरीके से पार्ट्स मिले हैं, तो उनको ये चाहिए था कि वो एक्शन लेते, अंदर जाकर देखते क्या क्या पार्ट्स है क्या है। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, अंदर गए ही नहीं, अंदर ही नहीं गए। मेन प्रॉब्लम है अंदर ही नहीं गए। जो गए इन्होंने भी फिर अगले दिन भी जाकर वहाँ से बाकी के जो पार्ट्स थे, उंगलियाँ थी, कुछ उनका जाबड़ा था जो, और क्या कहते हैं उनकी मतलब खोपड़े वगैरह थी, बाल थे, वो सब चीज़ें बाहर निकाली इन लोगों ने। लेकिन जब इन लोगों ने सारी चीज़ें निकाली, जब सब निकल गया, पुलिस ने देखा, मतलब पुलिस कुछ भी तो कर नहीं रहे थे, वो सिर्फ वॉच डॉग बनकर काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो उन्होंने फॉरेंसिक टीम बुला ली कि अब हम फॉरेंसिक टीम बुला लेते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इनसे बोला था कि बंदा गायब है, नहीं मिल रहा है, तो उनको ये चाहिए था कि सबसे पहले हमने बोला कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, पता चलेगा। जब 4-5 दिन हो गए नहीं मिला तो हमें भी कुछ डाउट होगा, कुछ तो दिक्कत है यार, बंदा इतने दिन तक कोई कैसे जा सकता है भला, ठीक है। तो उनसे बोला कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ लड़के का, उससे बात करो किन बंदों से लास्ट टाइम बात हुई, अभी तक भी नहीं करा। प्लस कुछ दिन बाद वहाँ से गाड़ी बरामद हो जाती है, बाइक जो थी हमारे बहनोई की, वो बाइक जब मिलती है सामने ही गली में से, प्लॉट के सामने जो घर था, मतलब गली थी, वहाँ से एक बाइक मिली। तो हमने कहा कि बाइक के ऊपर 2 कैमरे लगे थे पीछे, जस्ट बहुत नियर उसके। हमने कहा कि देखिए ये बाइक किसने लाकर यहाँ पर खड़ी करी, क्योंकि बाइक ऑन द स्पॉट जब गायब हुए जब तक नहीं थी, वो कुछ दिन बाद अचानक ही आती है। हमने पूछा बाइक किसने खड़ी करी है, पता करो आप, देखो कौन है क्या है। उन्होंने उसके पीछे कैमरे को भी सर्च नहीं किया और ना ही पता लगाया बाइक किसने खड़ी करी है। आपने क्या उस दौरान वो जो सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए बोला उनको? हाँ, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, कई बार रिक्वेस्ट करी, पहले देखा ही नहीं था। लेकिन जब बॉडी मिल गई, बॉडी मिलने के बाद जो आईओ थे वहाँ के, उनको भी बोला, मतलब जो हरिंदर जी थे उनको बोला कि आप देखो क्या करना है, मतलब कैमरे इतने सारे लगे, आप देख क्यों नहीं रहे, कब देखोगे? करते हैं, देखते हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं करा। और ये था कि अगर देखते तो हमसे तो पूछते, यही थे क्या, अभी तक कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं करा। फिर हमने जब ज़्यादा दबाव बनाया कि खुद देख लो, खुद कर लो उस काम को, आप लोग कह रहे खुद देख लो, खुद देख लो, वहाँ से जवाब मिला खुद देख लो। कौन है इसके, इसको कौन देख रहे थे पहले? जो आईओ थे वहाँ के, उनका नाम हरिंदर था पहले, अब जो है अब किसी दूसरे को रेफर किया शायद। लेकिन ये नहीं कि जवाब थे हरिंदर के, जवाब आंसर था ये कि खुद देख लो।
खुद देख हम परेशान बैठे रो रहे हैं हम, लेकिन कैमरे को देख लो, कुछ कहने का फोकस ही नहीं आ रहा। हमने कहा देखो कोशिश तो खुद देख लो, हम खुद कैसे देख सकते हैं, चुप हो गए हम। अच्छा, उसके बाद बता रहे हैं कि 4 आरोपी थे इसमें, मुख्य आरोपी। हमने नाम बताए थे उनको, एक लड़के का नाम जहीर है, वो हमको वहाँ पे मिला, हमको मिस गाइड, हमने उससे पूछा, हमने तुमने इस बंदे को देखा, हमने उसको फोटो दिखाया, कहने का बंदा हमारे साथ था, ये 3 दिन पहले 1 घंटे पहले हमसे बात कर गया है। फिर मैं दूसरे बंदे को पकड़ा, उसको फोटो दिखाया, उसका नाम है अमन उर्फ कालू, वो कह रहे उसको मैंने सुलाया था यहाँ पे। ये लोग मिस गाइड करते रहे हमको, इधर उधर घुमाते रहे। मतलब ये जो 4 जो मुख्य आरोपी हैं, ये चारों ही आप लोगों के साथ थे लापता होने के दौरान, और ये चारों आपको मिसगाइड और जहाँ पे डेड वीडियो मिली है, हाँ। जिस प्लॉट के सामने एक लेडीज कपड़ों में परहेज करती है, वहाँ की लेडीज ने हमको बताया कि भाई साहब आप इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, ये लेडीज जो कपड़ों में परहेज कर रही है, इसके लड़के का भी इसमें हाथ है, इसका लड़का भी यहाँ पे बैठ कर नशा करता था, और इसका मारने में इसका हाथ है, वो गायब है, वो लड़का फरार है वो। फिर अगले दिन हम दोबारा गए उस दुकान के प्लॉट के ऊपर सामने, जहाँ पे डेड बॉडी निकली, रिश्तेदारों को दिखाने अपने, तो वो हमारी शक्ल देकर दुकान बंद करके भाग गई परहेज करती हुई। अच्छा, हाँ, हम उसको लड़के का हमको नाम नहीं पता, लेकिन मेरी लेडीज ने बताया कि इसके लड़के का 100% हाथ है। एक लड़का और है इसके अंदर, हमारी लड़की जानती है। ये कई लड़कियां का पुलिस अगर ईमानदारी से अगर काम करती है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता। दूसरी बात है, हमने पुलिस से ये कहा कि आप कॉल डिटेल निकलवाओ, जिस लड़के ने आरिश ने इससे बात करी, किससे बात करी, पुलिस कहती है हम निकलवा लेंगे, ये हमारा काम है। जब नहीं निकलवाई, 8-10 दिन हो गए, तो मेरी लड़की ने अपनी आईडी पर सिम निकलवाई, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, वो थाने में जमा कराई। उस मोबाइल में 2 सिमें थी। हाँ। जो मेरी लड़की ने कॉल डिटेल निकलवाई, वो मेरी लड़की के नाम थी सिम। दूसरी सिम उसमें बोर्डा की थी, वो मेरे दामाद के छोटे भाई के नाम वो सिम थी। तो वो लड़की नहीं निकलवा पाई क्योंकि आईडी उसके देवर की थी। हमने पुलिस से ये कहा दूसरी आईडी जो है मरने वाले लड़के के देवर के भाई के नाम है। पुलिस ने कहा कि इसकी हम निकलवा लेंगे सिम डिटेल। पुलिस ने उसकी सिम डिटेल नहीं निकलवाई। संडे को जो पोस्टमास्टर था उसके लवर में से वो मोबाइल बरामद हुआ है। जब मोबाइल बरामद हो गया तो मोबाइल को थान में लग रखा है। उस मोबाइल को खोलें, उस सिम को खोलें, देखें किससे लड़के ने बात करी, किसके फोन आएगा, उसको भी चेक नहीं कर रहा है। आपके हस्बैंड कब खोए थे? 23 तारीख को। 23 तारीख। आपको क्या पता चला, कहाँ चले गए? कंप्लेंट करी आपने? हाँ, मैंने 24 तारीख को 24 घंटे बाद रिपोर्ट करी थी। मैं थाने गई थी, सोनिया विहार थाने। वहाँ पर SHO ने पहले उन्होंने मुझसे वहाँ पर लिखवाया, आयु वगैरह थे बलजीत नाम के पहले। उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा कि एक पेपर के ऊपर लिखो टाइम कि कितने बजे घर से निकले थे, क्या नाम था और तुम कौन हो उनकी। मैंने सारी बातें लिखी। उन्होंने मुझे SHO के आगे भेजा कि SHO के पास जाओ और SHO से बताओ कि क्या हुआ है, क्या क्या मतलब कब आपके हस्बैंड गए। मैं SHO के पास जाती हूँ, मुझसे पूछती है और पूछने के बाद कहती है कि यहाँ क्यों आई है। पेपर मेरे मुँह पर खींच के मार देती है वो, और वो बोलती है कि यहाँ पर क्यों आई है, जाकर अपने आप ढूंढ, अपना आप कोशिश कर। मैंने कहा 24 घंटे बाद तो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ मैं, आप ही तो ढूंढोगी, हम क्यों ढूंढेंगे, अपने आप जाकर ढूंढ अपने हस्बैंड को, यहाँ पर क्यों आई है। उसके बाद में सब आपस में खड़े हो जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं मिलकर आपका। हाँ, और बलजीत जो होते हैं वो बहुत बदतमीजी करते हैं। वो कहते हैं सिविल लाइन थाने पर जा, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करवा, इधर जाकर रिपोर्ट करवा। सिविल लाइन जाती हूँ, सिविल लाइन से सोनिया विहार थाना आती हूँ, फिर सोनिया विहार से दोबारा सिविल लाइन भेजते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ मतलब इन्होंने कुछ नहीं करा है। उसके बाद में इन्होंने बहुत इनके आगे रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े कि सर प्लीज़ मिसिंग की रिपोर्ट लिख लो। उसके बाद में इन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट 11 बजे लिखी है। 11 बजे के बाद इनसे कॉपी मांगी कि आपने जो मिसिंग की रिपोर्ट लिखी है उसकी कॉपी दे दो। तो कहने लगे, इन्होंने हमसे इंतज़ार करवाया 12 बजे तक कि 12 अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हमारा नेट नहीं चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर मैं बैठी वहाँ पर बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। फिर अगले दिन इन्होंने जब ही आनकर बोला कि सर्वर डाउन हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है, अगले दिन आना, और अगले दिन आकर अपनी कॉपी ले जाना। सुबह आती हूँ, कॉपी लेकर चली जाती हूँ। आयु का नंबर दे देते हैं कि हरेंद्र जो है आयु है, हरेंद्र आयु है मेरा, उसको कॉल करना। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, वो कहता है मैं 12 बजे के बाद जाऊँगा, मेरी रात की शिफ्ट थी, मैं बाद में बात करूँगा। वो ऐसे ही टालते रहे, मतलब उन्होंने कोई फोकस नहीं करा है बिल्कुल भी केस के ऊपर जाकर। फिर उसके बाद मैं ये कहते उनको कॉल करती हूँ दोबारा घर जाकर, शाम में बोलते हूँ कि शाम में कॉल करना। शाम में कॉल करती हूँ तो ये बोलते हैं कि अभी नहीं है, मैं रात को आऊँगा, रात को देखता हूँ मैं 8 बजे के बाद, मैं उसके बाद बात करना। ऐसे ही चलता रहता है ये। फिर अगले दिन मैं कॉल करती हूँ तो कहते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैं हरेंद्र, बोलते हैं कि मतलब इशू क्या है तुम्हारा, तुम मेरे नंबर पे कॉल क्यों कर रही हो, मेरे पर्सनल नंबर पर जो भी बात करनी है तुझको आओ और थाने में आकर बात कर। मैं उनसे बोलती हूँ कि आप मुझसे किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो,
वो फोन काट देते हैं। बॉडी थी वो पहचानने लायक थी? हाँ नहीं, वो पहचानने लायक नहीं थी, सिर्फ मैं लोवर से पहचानी थी और उनके पैरों से नीचे से पहचानी थी कि उनके पैर। आपने खुद देखा बॉडी को? हाँ जी, मैंने देखा था बॉडी। क्या फेस में बहुत ज्यादा मार्क थे? क्या था, कुचला हुआ था? नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी नीचे का पार्ट था बस। और पैरों के पंजे भी नहीं थे, उनके पैरों के पंजे भी नहीं थे, सिर्फ उनकी सिर्फ और सिर्फ आंतें दिख रही थी नीचे की। पेट के नीचे जो आंतें होती हैं वो, और पैर थे सिर्फ और सिर्फ। और ऊपर का कुछ नहीं था, सिर्फ एक शायद लेफ्ट हैंड था उनका। तो बोलते हैं कि नहीं ये मतलब सुसाइड ही है, अपना आप नशा करता था वो। एक तो इन्होंने ये ब्लेम करा है उसको कि नहीं, वो नशा नहीं करते थे। ये बोला इन्होंने कि नशा करा है उसने अपने आप, और नशा करके वहां गिर गया जिसको कुत्तों ने नोच कर खा लिया। अब आप एक बात बताओ मुझको, कुत्ते अगर खाएंगे नोचेंगे तो मांस ही तो नोचेंगे ना, हड्डी तो नहीं खा सकते। वो गर्दन की हड्डी को बोल रहे हैं। मैंने कहा सर गर्दन की हड्डी कैसे अलग हो सकती है? तो बोल रहे हैं कि वो अलग हो गई, वो अपना पड़ा हुआ था वहाँ, गल गया, दलदल है। और जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाते हैं और हम जाकर वहाँ पे परमिशन लेते हैं, मेरे देवर लड़के के आरिश के भाई के, सर वहाँ पर जब इतनी बॉडी मिली है हमारे भाई की तो शायद और पार्ट्स भी हों, क्या हम निकाल सकते हैं वहाँ पर जाकर? अगले दिन जाते हैं सुबह में और जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से जबड़ा निकल रहा होता है जिसमें 2 दांत ऊपर के टूटे हुए होते हैं, 2 दांत नीचे। अगले दिन मिलता है? अगले दिन मॉर्निंग में जाते हैं, मेरे देवर की सुबह हो गई है, सुबह में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ कोई दलदल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जैसे कूड़ा फेंक देते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी पानी की नमी होती है, वो था बस वहाँ पर, और कुछ भी नहीं था। उन्होंने निकाला तो उनका सर के बाल निकले, मतलब हेड निकला। हेड अगर नोचेंगे तो मतलब कुत्ते अलग कर देंगे, हेड कैसे अलग हो सकता है? और हेयर बैंड लगा हुआ निकला उनका। उनके पैरों के पंजे नहीं थे, वो निकले। उंगलियां हाथ निकला, एक हाथ की हड्डियां बिल्कुल निकली। अगले दिन फॉरेंसिक टीम ने कोई कुछ नहीं करी है, कोई जांच पड़ताल उसे लाके नहीं, कुछ भी नहीं करी है। गाड़ी अगर उस टाइम ही शायद जिस दिन गाड़ी मिली थी उसी दिन थोड़ी सी। कौन सी गाड़ी थी? उनके पास FZS थी। अच्छा, जी FZS बाइक। बता रहे हैं कि रैपिडो चलाते थे? हाँ, रैपिडो ऐप चलाते थे वो, भाई जा रहे थे उनके साथ 15 दिन से काम पर। क्या उम्र थी आपके हस्बैंड की? वो 25 ईयर्स के थे। तो शादी कब हुई थी आपकी? हमारी 24 सितंबर को हुई थी शादी हमारी, 2021 में। 2021 में। अच्छा, बता रहे हैं कि आप और आपके हस्बैंड अलग रहा करते थे? हाँ जी, हम अलग रहा करते थे अपने बच्चे के साथ में। सोनिया विहार 3.5 पुश्ते पे रहती थी मैं। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे थे, पलट कर किसी को जवाब नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ सलाम दुआ होती थी उनकी, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने जो मारा है आपके हस्बैंड को, वजह क्या थी, कुछ पता चला आपको? नहीं, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। मतलब मेरे हस्बैंड तो अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे, बहुत सीधे। और जो घर पर आने के लिए मुझसे 6:30 बजे लास्ट बात हुई है व्हाट्सएप कॉल, मैं अपनी मम्मी के घर पे थी कि आप कब तक आ रहे हैं? उन्होंने बोला मुझसे कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचने वाला हूँ, बस थोड़ी देर में घर, और मैं आ रहा हूँ। और मैं 7 बजे उनको कॉल करती हूँ, 6:30 बजे के बाद, देन 7 बजे। तो 7 बजे से लेके 9:15 बजे तक रिंगिंग होती है लेकिन कोई उठाता नहीं है। फिर 9:15 बजे से लेके 9:40 तक कॉल रिजेक्ट के मैसेज आते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, जो कभी नहीं हुआ है ऐसा। आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम ड्राइविंग, ऐसे मैसेज आते हैं। मैं वहीं पर ही मतलब सोचती हूँ इन्होंने कभी तो ऐसा करा नहीं है। फौरन ही फोन उठाते हैं, ये मुझसे बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में घर पहुंचने वाला हूँ। फिर मैं दोबारा फोन करती हूँ, मैं अपने देवर से फोन करवाती हूँ अरशान से कि अरशान शायद कोई बात हो गई हो, अपने भाई से तुम कॉल करो। वो कॉल करते हैं और देन फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ पता चला इस पूरे मामले में कितने लड़के शामिल थे जिन्होंने हत्या की है? हाँ, मैंने लड़कों के नाम बताए हैं उनको, आयु को कम से कम 4-5 लड़के हैं। लास्ट में एक लड़का भी मिला था, उसका नाम भंडारी था। वो जा रहे थे जॉब पर, भाई था उनके साथ में, अपने भाई को छोड़ते हुए घर। तो वो लड़का मिलता है और वो कहता है कि मैं ट्रक चलाता हूँ मैं, और तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं काम पर जा रहा हूँ। उसके बाद में वो उसका भंडारी नाम जो लड़का था उसका नंबर भी लेते हैं वो। अब शायद फोन तो पुलिस वालों के पास है, जमा कर रखा है उन्हीं लोगों ने, लेकिन अभी तक उन्होंने फोन की भी डिटेल्स चेक नहीं करी है कि फोन ऑन करें। ये जो जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं? नहीं। अच्छा, अभी जितने आरोपी इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्या चाहती हैं, क्या सजा हो? मैं सजा चाहती हूँ उनकी, मैं बच्चे बदतर मौत चाहती हूँ उनकी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे अपने हस्बैंड का, जैसे उनको मारा है ना उससे बदतर इनको मौत हो, इनको सजा ना मिले 10 साल की 15 साल की, इनको फांसी की सजा मिले और इनको बहुत मारा जाए। जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड के दांत तोड़े हैं, इनको इतना नहीं सोचा इन्होंने कि उसकी बीवी है, उसका 9 महीने का बच्चा है, उनने कितनी भीख मांगी होगी मेरे हस्बैंड ने कि मुझे छोड़ दो, मुझे मतलब मुझे मार लो लेकिन मुझे छोड़ दो। ये क्या था, मतलब बॉडी के पार्ट्स कर दिया। अब लोग पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि सुसाइड करिए, मतलब बंदा सुसाइड करेगा तो अपने आप को मतलब काट देगा। वो गर्दन, ये हड्डी जो होती है ये तो अलग ही नहीं होती है। मरने के कितने टाइम तक भी हड्डी अलग हो गई, मतलब हाथ तोड़ लिया उन्होंने अपना, मारने के बाद में उन्होंने अपने पार्ट्स कर लिया। ये तो मतलब ये था कि मारा भी कहीं हो रहे हैं इन लोगों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो चप्पलें भी नहीं मिली है वहाँ पर, रस्सी तक की मिली है।
चलिए कूड़ा है, पुलिस कह रही है कि कूड़े में रस्सी हो सकती है, मगर मेरा हस्बैंड अगर अपने पैरों से चलकर, चलो माना मैंने नशा करता है, अंदर वो गया है तो उसकी चप्पलें तो हों कम से कम, अगर अपना आप गया है तो वो आंखें तक की नहीं मिली हैं अभी उसकी। कहीं ना कहीं कितनी गंभीर बात है ये कि देश की राजधानी में इस तरीके से मामले निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये युवक है जिसका नाम आरिश बताया जा रहा है, उनकी पत्नी ने जो बयान दिया है उसमें साफ कहा है कि 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका एक छोटा सा बच्चा है जो इस वक्त देखिए यहाँ पर है। ये देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा। अब सवाल ये है कि इस पूरे केस में अभी तक सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है जो इस बात की पुष्टि हो पाए कि वो लाश जो वहां से बरामद की गई है वो कितने दिन पुरानी है या फिर उसको उसी रात को वहां पर डर की वजह से फेंक कर गए हैं। इन सारी बातों की पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही ये पता चल पाया है कि आपसी रंजिश थी या उस रात क्या हो पाया था, क्योंकि जो चारों आरोपी हैं वो इस वक्त फरार हैं। एक को भी दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई है। जिस प्रेस वाली का नाम लिया जा रहा है जो उस इलाके में प्रेस का काम किया करती थी, लोगों के कपड़े प्रेस करती है, प्लॉट के सामने, वो भी इस वक्त फरार है। उन्होंने अपने घर में ताला लगा दिया है। सोचिए इलाके में अपराध बढ़ता जा रहा है, इलाके में अपराधी रहते हैं और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को है ही नहीं। कितनी शर्म की बात है कि देश की राजधानी में इस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है। तो जरूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें और ट्विटर पे जरूर राकेश अस्थाना को टैग करें ताकि उनको भी पता चले कि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और आज एक युवक की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।